दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और संक्रमण के इस काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो हम सभी संक्रमण की चेन तोड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वायरस से बचा जाए, यानी कि कोरोना संक्रमण पर इसके प्रचार प्रसार पर किस तरीके से रोक लगाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति भी मानव के साथ विचित्र खेल खेलने में लगी हुई है। वास्तव में प्रकृति की शक्ति के सामने मानव नतमस्तक है। हमारी शक्ति शून्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है। और वास्तव में मानवता के सामने ये गंभीर चुनौती होती है जब प्रकृति तांडव करती है। और ऐसा ही तांडव मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि देश के कई राज्यों में हो रहा है। देश के कई हिस्से इस वक्त में उस तांडव की चपेट में है, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर केरला या फिर इसके अलावा देश के तमाम तटीय राज्य। वो सभी राज्य आज इस महामारी की, एक तरीके से मैं इसको महामारी ही कहूँगा, लेकिन ये प्राकृतिक महामारी दोस्तों है, जो प्रकृति के द्वारा हम सभी के ऊपर काल बन करके एक अदृश्य वायरस बन करके, मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, टूट रही है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात की जो सरकार है उसने अनुमान जताया है कि वर्ष 1998 में, आप सभी जानते हैं कि गुजरात के अंदर एक भीषण चक्रवात आया था जिसने कांडला को सबसे अधिक प्रभावित किया था। कांडला बंदरगाह आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि प्रसिद्ध बंदरगाह वो देश का है। उसको भी काफ़ी हद तक इस चक्रवात ने प्रभावित किया था। और उसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 4000 के करीब जानें चली गई थी। आप अनुमान लगा सकते हैं 4000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता, यानी कि 4000 परिवारों का एक तरीके से बर्बाद हो जाना, उजड़ जाना, ये काफ़ी दुखद घटना थी। एक तरीके से मानवता को काफ़ी बड़ा ये आघात था। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर चक्रवात जनरेट कैसे होता है, चक्रवात के पैदा होने की वजह क्या है। हम सभी को इस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर ये महामारी, ये आपदा हम सभी के सामने आती है तो आखिर कैसे आती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चक्रवात उस स्थान से, समुद्र के उस स्थान से उदय होता है इस चक्रवात का जहाँ पर तापमान अधिक होता है, यानी कि समुद्र के जिस हिस्से का तापमान अधिक होता है वहीं से ये चक्रवात जन्म लेता है, वहीं से इसकी पैदाइश होती है। यानी कि एक तरीके से यदि कहा जाए कि तापमान से साफ तौर पर ये प्रभावित है, तापमान से ये जुड़ा हुआ है। समुद्र का जो हिस्सा, जो भाग शीतल है, वहाँ पर इसका प्रकोप निश्चित तौर पर कम देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में यदि 1891 से और वर्ष 2002 तक के आंकड़े दोस्तों मैं आपको देना चाहूँगा, लगभग 308 के करीब चक्रवात आई। और उन चक्रवातों में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 48 के करीब जो चक्रवात थे उन्होंने पश्चिमी तट को प्रभावित किया। इसके अलावा सभी चक्रवात पूर्वी तट से, यानी कि पूर्वी तट को उन सभी चक्रवातों ने प्रभावित किया। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि देश के उड़ीसा जैसे राज्य और ख़ासतौर पर बंगाल जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित रहे। सबसे अधिक उन पर चोट की इस चक्रवात ने उन राज्यों को कहीं ना कहीं त्रस्त कर दिया, कहीं ना कहीं पस्त करने का कार्य इन चक्रवातों ने किया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में यदि बात की जाए तो विश्व के 10% के करीब चक्रवात हमारी इस भारत भूमि पर आते हैं, हमारे इस भारतवर्ष को कहीं ना कहीं पीड़ित करते हैं, दर्द देते हैं और मानवता पर काफ़ी भारी वो चोट होती है। और इसके अलावा यदि मैं मौत के आंकड़ों की भी बात करूं दोस्तों, तो विश्व के अंदर इन चक्रवातों से जितनी मौतें होती हैं, विश्व के अंदर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1/4 मौतें हमारे देश भारत में होती है। यानी कि एक तरीके से भारत का चक्रवातों से काफ़ी पुराना नाता रहा है, मैं ये कहूँगा दोस्तों। और इसके अलावा यदि बांग्लादेश जैसे देशों की भी बात की जाए तो बांग्लादेश की स्थिति तो हमसे भी बदतर है, हमसे भी खराब है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी वहाँ पर काफ़ी कमी देखने को मिलती है। और यदि बांग्लादेश की मैं आपको आंकड़ों के लिहाज से बात करूँ
तो 40% के करीब जो मौतें हैं वो बांग्लादेश के अंदर होती है इन चक्रवातों के कारण। यानी वैश्विक यदि मैं तुलना करूं तो 40% जो मौतें हैं वो बांग्लादेश में हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारा ये एशिया का भाग और ख़ासतौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार हो या फिर भारत जैसा हमारा देश हो, हम सभी इन चक्रवातों से सबसे अधिक पीड़ित रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं इस तरह के एक तंत्र की भी कमी है कि हम किस तरीके से मैनेजमेंट करके इन सभी चक्रवातों पर काबू पा सके। हमारे पास उस तरह के तकनीकी तंत्र की भी काफ़ी भारी कमी है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी बजट का तो हाल काफ़ी बुरा है, जिसका तो जिक्र ही क्या किया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2010 से 14 के बीच, मैं आपको आंकड़े देना चाहूँगा दोस्तों, 14,098 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किए थे। यानी कि इस पूरी इन आपदाओं से बचने के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष एक तरीके से आप उसको मान लीजिए सरकार की तरफ से वो दिया गया था। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2015 से 20 के बीच में उस राशि को बढ़ा करके 32,000 करोड़ के करीब कर दिया गया। यानी कि 32,142 करोड़ रुपए वहाँ पर सरकार के द्वारा दिए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वो आंकड़े हैं जो गृह मंत्री ने विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ये बात कही थी। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की, उस भूभाग की, उस महत्वपूर्ण बिंदु की जो हमारे देश में जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 7516 किलोमीटर के करीब कोस्टल बाउंड्रीज है। और उनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 5700 किलोमीटर के करीब जो कोस्टल बाउंड्री है उन पर हर वक्त में, हर समय में ये खतरा बना रहता है कि कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा उन पर आक्रमण कर सकती है, उन पर कहीं ना कहीं चोट कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर कुल जो हमारे देश की जो क्षेत्रफल है उसका 8% भूभाग ऐसा है जिस पर किसी न किसी वक्त में ये साया मंडराता रहता है कि कभी न कभी वहाँ पर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ ही जाएगी। उससे बचने का हमारे पास जो इंतजाम है उससे तो आप सभी वाकिफ़ है ही। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर की एक और खामी हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जो खेती की जो ज़मीन है उसमें से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 68% के करीब जो ज़मीन है वहाँ पर सूखे का खतरा बना रहता है। यानी कि वहाँ के जो किसान हैं उनके पास ये सुविधाएं काफ़ी कम है कि वो सिंचाई की व्यवस्था कर सके, वह उत्तम खेती की व्यवस्था किस प्रकार से कर सके, किस प्रकार से सुचारू खेती की वहाँ पर प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर 35% के करीब एग्रीकल्चरल इलाका ऐसा है कि जहाँ पर 750 से 1100 मिलीमीटर के करीब ही वर्षा होती है। यानी कि वहाँ पर स्थिति काफ़ी बदतर है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप जानते हैं कि बुंदेलखंड जैसे इलाकों का क्या हाल है। तो ऐसा हाल हमारे देश की कृषि का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि साइक्लोन्स में तो लगातार हमारे यहाँ चक्रवात में तो लोग मरते ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ वो आंकड़े, कुछ वो चक्रवात जिन्होंने मानवता को काफ़ी भारी क्षति पहुँचाई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1970 में एक भीषण चक्रवात हमारे देश के अंदर भोला नाम से चक्रवात आया था। और उस चक्रवात से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। 5 लाख लोग इस त्रासदी में मारे गए थे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1970 के वक्त में जब ये भोला नाम का चक्रवात आया था, इस चक्रवात में उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है विश्व के मानचित्र पर, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। और हमारे देश के, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बंगाल जैसे राज्य, इसके अलावा गुजरात जैसे राज्य काफ़ी गंभीर तौर पर उन्हें चोट हुई थी। उनके वहाँ काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। और जो सरकारी आंकड़े बताते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3.5 लाख
घर वहाँ पर तबाह हो गए थे उस पूरे चक्रवात के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का इतिहास इन चक्रवातों से जुड़ा हुआ है। काफ़ी प्राचीन हमारे यहाँ पर इतिहास है। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनसे बचने के लिए जो सरकार योजना बनाती है, जो स्कीम वहाँ पर तैयार की जाती है, कहीं ना कहीं वो लागू नहीं हो पाती। और दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी जिस तरीके से दोस्तों लगातार इस बात का प्रचार करता है और कोशिश करता है कि किस तरीके से देश के अंदर इन आपदाओं से बचने के लिए लोगों को बिल्कुल ट्रेंड एंड एजुकेटेड किया जाए, किस तरीके से एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हम इस तरह की गंभीर आपदाओं के वक्त में खुद को बचा सकें। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक कार्य यहाँ पर किया जाता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, ये 2005 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था भारत सरकार के द्वारा 2005 में। उसके तहत दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर राज्य के अंदर सरकार ये कोशिश करती है कि किस तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर के आई जाए, किस तरीके से यदि कोई इस तरह का चक्रवात आता है तो एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहाँ पर भेजी जाती है। लगातार भारतीय सेना उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। किस तरीके से पूरे मिशन को अंजाम दिया जाता है, वो वास्तव में उसके लिए देश की सेनाएं और एनडीआरएफ की टीमें कहीं ना कहीं धन्यवाद की पात्र तो है ही। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग मरते हैं वो भी विचारणीय मुद्दा है, गंभीर बात है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भोला चक्रवात की बात की 1970 के, इसके अलावा 1999 में भी हमारे यहाँ एक भीषण चक्रवात आया था। और वो चक्रवात आया था उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में जिस तरीके से तबाही मचाई थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा उस चक्रवात ने लगभग 30,000 के करीब लोगों के मारे जाने की उस चक्रवात में, वहाँ पर आंकड़े जो बताते हैं 30,000 के करीब लोग मारे गए थे। हालांकि कई रिपोर्ट्स में आंकड़े 15 से 20,000 के करीब भी है। इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं अंतर है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। महत्वपूर्ण वे जाने हैं, वे परिवार हैं जो इस पूरी त्रासदी में तबाह हो गए। चाहे एक मौत हुई हो या 1,000, 10 मरे हो या 10,000, पीड़ा तो पीड़ा ही होती है। जिन लोगों के परिवारों से सदस्य चले जाते हैं उनसे पूछ करके देखिए कि पीड़ा किसे कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश का ये दर्दनाक, ये पीड़ादायक इतिहास रहा। पीड़ादायक ये कुछ चक्रवात रहे जिन्होंने हमें शर्मसार किया, हम सभी को परेशान किया और मानवता का रक्त पीने का एक कार्य किया। कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर भी बजट आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है, लेकिन हमारा देश टेक्निकल तौर पर उतना एडवांस नहीं है। तकनीकी शिक्षा जिस देश के अंदर उच्च स्तर की नहीं होती, वो कहीं ना कहीं इन आपदाओं से बचने में काफ़ी हद तक नाकाम साबित होता है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश है, हमारे एशिया का एक देश है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो किस तरीके से आतंकवाद के साथ साथ इस तरह की त्रासदियों से भी परेशान है। इसके अलावा दोस्तों, एक एशिया का ही एक चमकता हुआ सितारा है, मैं उसको कहूँगा जापान, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु हमले सहे, न जाने कितनी बार सुनामी का दर्द सहा, लेकिन अंत तक वो देश लड़ता रहा। वो देश लगातार तकनीक के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर आगे बढ़ता रहा और इन आपदाओं को झेलते हुए भी दोबारा से एक विकसित राष्ट्र की उसने संज्ञा प्राप्त की, हासिल की। आखिर हमारे देश के भीतर ऐसी क्या कमी है कि 130 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क हमेशा पिछड़ा रह जाता है, और छोटी सी भी यदि कोई आपदा आ जाती है तो हम त्राहिमाम 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 करने लगते हैं।